यूनिट 4 के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ ऑफ एम्प्लॉई काउंसलिंग। एम्प्लॉई काउंसलिंग का बहुत बेसिक सा मतलब आपको पता है ना, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। लाइक लेट्स से आप यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द टर्म करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग इज़ नथिंग बट कि करियर से रिलेटेड आपको इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस और सपोर्ट तो आप करियर काउंसलर के पास जाते हो, राइट। सिमिलरली इन केस आपको ऑर्गेनाइजेशन में अपनी परफॉर्मेंस रिलेटेड या कोई पर्सनल या कोई भी प्रोफेशनल अरीना के अंदर कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, आप उस रिलेटेड सपोर्ट या गाइडेंस को सीख करने के लिए किसी के पास जा सकते हो फॉर काउंसलिंग। यूजुअली सुपीरियर जो है और सबॉर्डिनेट जो है, जैसे सबॉर्डिनेट है तो वो अपने सुपीरियर के पास जा सकता है फॉर दी एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड सुपीरियर उसको सपोर्ट कर। बेसिकली आप उसके पास जा रहे हो, सो व्हाट यू आर डूइंग इज़ पहले तो टू वे कम्युनिकेशन। आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताओगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ डिस्टर्बिंग मी, एंड सामने वाला आपको सुनेगा, इफ़ रिक्वायर्ड कोई सजेशन देगा एंड आपकी मदद करेगा आपका वो प्रॉब्लम को कम करने के लिए, राइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द पार्टीज हेयर इज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन, राइट। सो देखते हैं मीनिंग, समझते हैं। It's a two-way process in which the counselor provides help to the workers by way of advice and guidance, ठीक है। आगे देखेंगे हम और कुछ लिखा है तो it involves a discussion of emotional problem with an employee with the general objective of decreasing it। यही मैंने बोला कि आप एक अपना जो आपको अंदर तकलीफ़ दे रहा होगा, इमोशनल प्रॉब्लम could be related to personal life और प्रोफेशनल लाइफ, यू गो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, दोनों का ऑब्जेक्टिव रहता है टू रिड्यूस दैट प्रॉब्लम, सिंपल, ठीक है। अब इसकी तीन इम्प्लीकेशंस देखो। पहले तो डिस्कशन है ना, दोनों टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। सेकेंड, इमोशनल प्रॉब्लम, वॉट एवर इज़ डिस्टर्बिंग, है ना, बेसिकली डिस्टर्बिंग, एंड आप इसको एड्रेस क्यों कर रहे हो, बिकॉज अगर कोई चीज़ किसी एम्प्लॉय को डिस्टर्ब कर रही है वो उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्वियसली अफेक्ट करेगी, परफॉर्मेंस उसकी अफेक्ट होगी, राइट। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक्रीजिंग, दोनों का ऑब्जेक्टिव यही है, मतलब सामने वाला भी सपोर्ट लेने आया है एंड सामने वाला जो दूसरा है वो सपोर्ट देने के लिए ही बैठा है, ये चीज़ दोनों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। देन आ जाओ, इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, अगेन सिमिलर से ही हैं। एक तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, अगेन वही कम्युनिकेशन, बोथ पर्सनल एंड वर्क प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली आप जो प्रॉब्लम दे रहे हो, मैंने बोला पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, बिकॉज एट द एंड आप उस चीज़ से डिस्टर्ब्ड हो और परफॉर्मेंस तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़राब होना सही बात नहीं है। एंड देन इट मे बी परफॉर्म बाय बोथ प्रोफेशनल्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स। देखो कई बार किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में देर आर स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड थेरेपिस्ट जो आपको मे बी यू नो दे कैन लिसन टू यू, दे कैन हियर यू आउट अबाउट एनी प्रॉब्लम दैट यू माइट फेस। कई जगह पे नहीं होती है ना, डिपेंड्स ऑन फर्म टू फर्म। तो इट कुड बी डन बाय एनी प्रोफेशनल, इट कुड ऑल्सो बी डन बाय नॉन प्रोफेशनल। जैसे अगर कोई सुपीरियर कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है ना उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रखी होगी इन सब चीज़ों में। सो अगर वो सुपीरियर भी सुन रहा है तो आप उसको काउंसलिंग में काउंट कर सकते हो, इट्स जस्ट कि वो प्रोफेशनल नहीं है, तो दोनों हो सकते हैं। देन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ यूजुअली कॉन्फिडेंशियल, है ना। ये तो अब ऑब्वियस सी बात ही है कि आप किसी के आगे जाके कुछ अपना कुछ शेयर कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो और अज्यूम भी कर सकते हो कि वो उस बात को अपने तक सीमित रखेगा, है ना। ट्राइज टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ये तो मैंने बोला है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है इसलिए मैं उस अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। दैट इज़ वाई ऑर्गेनाइजेशन इज़ सो कंसर्न अबाउट इट, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या पड़ी है, राइट। सो अब पहली चीज़ इसमें एक और आती है कि फैक्टर्स क्या हैं जो इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस कराते हैं कि वाई वाई इज़ इट इवन नीडेड, एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत क्या है। तो पहली चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट देखो अगेन इट कुड बी एक ही डिपार्टमेंट में दो लोगों के बीच में, एक ही टीम में दो लोगों के बीच में, एक ही ग्रुप के अंदर, या एक पर्टिकुलर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, दो एम्प्लॉयज़, दो सुपीरियर्स,
सुपीरियर और एम्प्लॉय, कुछ भी, कोई एनी टू पार्टीज, बिटवीन एनी टू पार्टीज देयर कुड बी कन्फ्लिक्ट एट एनी पॉइंट इन टाइम. वो कन्फ्लिक्ट कुड बी ड्यू टू वेरियस रीजंस, राइट. अब वो रीजंस कुछ भी हो, वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूजुअली आप इसको क्या लोगे कि झगड़ा है ना, नेगेटिव चीज़ है, तो आप इसको दूर करना चाहोगे. लेकिन एक और पॉइंट इसमें जो बहुत ज़रूरी होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना कि ठीक है, हमने इसको नेगेटिव वे में बोला है कि ओके कॉन्फ्लिक्ट है तो वो नेगेटिव है, इसलिए हमने काउंसलिंग करनी है. बट डोंट फॉरगेट दैट इट इज़ ऑल्सो समथिंग यू कैन लुक इट इन अ पॉजिटिव वे. लुक इन पॉजिटिव वे कैसे? कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को इस तरीके से ले रहे हो कि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ना होती तो रिज़ॉल्व भी नहीं होती वो कभी कॉन्फ्लिक्ट. तो कॉन्फ्लिक्ट होना का मतलब ये है कि बोथ द पार्टीज़ आर एटलीस्ट ओपन अबाउट इट कि ओके उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, दे आर रेडी टू कम्युनिकेट, चाहे झगड़ा ही कर रहे हैं बट एटलीस्ट कुछ तो कम्युनिकेट कर रहे हैं. देयर वुड बी लेस रिजेंटमेंट. रिजेंटमेंट समझते हो ना, कि अगर कोई चीज़ को दबा के रखो तो मन ही मन आप उस चीज़ को कोसोगे या उस बंदे को कोसोगे या उस सिचुएशन को कोसोगे. दैट इज़ व्हेन यू कैरी रिजेंटमेंट. देयर इज़ लॉट ऑफ बैगेज इफ़ यू विल कैरी, अगर आपने उसको रिजॉल्व नहीं किया. सो कॉन्फ्लिक्ट करने का मतलब एटलीस्ट आपने पहला स्टेप तो ले ही लिया टुवर्ड्स रिजॉल्विंग दैट कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, ये चीज़ ज़रूर आप मेंशन कर सकते हो. देन एक और चीज़, फ्रस्ट्रेशन. ये फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? अब देखो, इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मोटिवेशन ड्राइव बीइंग ब्लॉक्ड. कभी भी किसी बंदे का अंदर की ड्राइव को आप रोकोगे, दबाओगे, पुश करोगे बैकवर्ड्स, वो वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होगा. कैसे? जैसे मान लो आप किसी कोई टीम में हो एंड वो टीम में यूजुअली जो है आप परफॉर्म बहुत अच्छा करते हो, लेकिन अभी किसी रीज़न की वजह से वो काम आपका नहीं बन रहा, वो रिपोर्ट आपकी तैयार ही नहीं हो पा रही, कुछ भी रीज़न है. सो आपकी मोटिवेशन, आपकी ड्राइव जो थी कि मेरे को सक्सीड करना है, मेरे को प्रमोशन मिल जाएगी, मैं बहुत तगड़ा काम कर दूंगा, उस ड्राइव को रोक दिया, हिंड्रेंस आ गई उसमें. दैट कॉजेज फ्रस्ट्रेशन, सिंपल. इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं भी होंगी बट इवन देन वो आपको फ्रस्ट्रेशन कॉज कर सकती हैं. जैसे कि मान लो आपका किसी दूसरे टीम में ट्रांसफ़र हो गया. पहले टीम आपकी बहुत अच्छी थी, है ना, आपसे बातचीत अच्छे से करती थी. अब जिस टीम में डाले, अब आपको वो लोग नहीं, नए लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे, वो फ्रस्ट्रेशन कॉज कर सकता है. अब ये आपके हाथ में तो नहीं था ये डिसीजन ट्रांसफ़र का. सो फ्रस्ट्रेशन अगेन कोई भी रीज़न की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है. बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो चली जाए फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज जब तक रहेगी तब तक आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे. दैट इज़ वाई एम्प्लॉय काउंसलिंग की नीड आ जाती है. एक और चीज़, अगर फ्रस्ट्रेशन है तो यहाँ पे जैसे लिखा है अग्रेशन, एपैथी, विड्रॉल, रेजिग्नेशन, फिजिकल डिसऑर्डर्स, कॉम्प्रोमाइज, सब्सटीट्यूट गोल्स, इन सब की बात तक आ जाती है. सो ठीक है, इट कुड एस्केलेट टू बिगर प्रॉब्लम्स. शुरुआत फ्रस्ट्रेशन से होगी बट बाद में जाके इट कैन लीड टू मेजर और सारी प्रॉब्लम्स. ठीक है. देन स्ट्रेस. स्ट्रेस अगेन माइल्ड स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा सीरियस स्ट्रेस भी हो सकता है, राइट. स्ट्रेस किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, वर्क को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके घर पे और कोई इशू को लेके, या आपके वर्क प्लेस पे किसी मैनेजर के साथ रिलेशन, या किसी अपने टीम मेंबर्स के साथ रिलेशन, उनको लेके, या एक्स्ट्रा वर्कलोड की वजह से. स्ट्रेस कुड बी कॉज्ड बाय एनीथिंग, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ. एंड अगेन उसको रिड्यूस करना वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप सस्टेन्ड पीरियड तक एक कूल होके काम कर सको विदाउट एनी हिंड्रेंस. ठीक है. इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज अगेन मैं आपको बता चुका हूँ यूनिट 4 का क्या सीन है. जितना ज़रूरी है उतना ही बता रहा हूँ. अब आ जाओ एम्प्लॉय काउंसलिंग का एक्चुअल रोल क्या रहता है. पहले तो एडवाइस. किसी को अगर कोई सजेशन चाहिए कि मैं करूं क्या, मेरे पास प्लान ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, एक एडवाइस लेने के लिए आप काउंसलिंग के पास जा सकते हो. रीअश्योरेंस. आपके पास दो ऑप्शन है, आपको पता है मेरे को ए ही करना है बट आप श्योर नहीं हो एंड उस वजह से आप कुछ किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं लगा पा रहे बिकॉज आप खुद को वैलिडेट नहीं कर पा रहे. तो रीअश्योरेंस वैलिडेट करता है. अब ये वैलिडेट डिसीजंस भी कर सकता है, ये वैलिडेट आपके कोई फीलिंग्स को भी कर सकता है. जैसे रीअश्योर करवाते हैं फीलिंग्स की, आपको लग रहा है कि आपके टीम मेंबर्स जो हैं आपके साथ नहीं खड़े रहते और आपको अच्छी नज़रिए से नहीं देखते हैं. सो आप
जो काउंसलिंग के पास जा सकते हो, कई बार काउंसलर आपको रीअश्योर करवाएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुझे गलत लग रहा है, तू इस तरीके से देख, अपना पर्सपेक्टिव बदल, मे बी दे आर नॉट लुकिंग एट यू इन दैट वे, मे बी सो एंड सो वट एवर, ठीक है। तो रीअश्योर कुड बी इवन कि आपको कोई चीज़ फील हो रही है, उसके बारे में आपको रीअश्योर कराना कि देख तू गलत सोच रहा है, या इवन उल्टा कि हाँ देख तू ठीक सोच रहा है, डोंट वरी, वी आर विद यू, तू जो सोच रहा है आई एम वैलिडेटिंग इट, इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा है। तो कुछ भी, दोनों, इट कैन गो बोथ वेज, राइट। सो रीअश्योरेंस भी कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। कम्युनिकेशन तो मैंने बताया है कि आप काउंसलिंग के पास अगर जा रहे हो तो यू आर रेडी टू कम्युनिकेट, एंड यू कैन इवन एक्सपेक्ट सामने वाला टू कम्युनिकेट कि एटलीस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शेयर किससे करूं, तो मैं इसलिए आपके पास आ गया। मेरे कई बार बात करने से ही मन हल्का हो जाएगा, राइट। सो वो वाली चीज़। देन रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन, वही जो मैंने बोला, बात करने से मन हल्का होना। तो टेंशन जो है, इमोशनल टेंशन अगर अंदर भरी हुई है, उसको निकालने के लिए दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैरिफाइड थिंकिंग, जब तक अंदर बहुत चीज़ें स्टफ्ड रहेंगी, आपका विजन जो है वो ब्लर्ड रहेगा, आप चीज़ें अच्छे से नहीं देख पाओगे। बट आपका एक बार सामने आप बैठे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, एंड आपकी जो इश्यूज़ हैं वो क्लैरिटी मिल रही है आपको, ऑब्वियसली आपकी थिंकिंग में चेंज आएगा, यू विल बी एबल टू बेटर टेक रीजनेबल डिसीजंस, जस्टिफाइड डिसीजंस, या रैशनल डिसीजंस, दैट इज़ द वर्ड, राइट। रीओरिएंटेशन, रीओरिएंटेशन क्या होता है कि मान लो भाई मेरे को लग रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ही मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ, या मेरे लिए नहीं बनी है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो आप एक तरह से ओरिएंटेशन इंडक्शन जैसे करी थी, तो वो रीओरिएंटेशन का मतलब कि एक ऑब्वियसली आप जैसे कोई नया बंदा आता है और उसको जैसे सिखाते हैं चीज़ें कि देख ये होता है, ऐसे होएगा, वैसा होएगा, तो वो शुरुआत वाला थोड़ा एक फाउंडेशन बिल्ड करना अगर दोबारा पड़ भी जाए, तो भी वो कई बार काउंसलिंग कर देती है वो काम, एंड इट कैन हेल्प यू अगेन इन सर रीइंस्टेटिंग योर ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये जो टाइप्स हैं काउंसलिंग के, ये समझना, 3 टाइप्स हैं, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और कोऑपरेटिव। सो नॉन डायरेक्टिव तो देखो सिर्फ ये है कि मैं बस लिसन करूँगा, तेरे को कुछ बोल नहीं रहा, बिकॉज कई बार लिसन करना ही इनफ होता है। यूजुअली ये प्रोफेशनल्स करते हैं, है ना, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट टू लिसन द करेक्ट वे, है ना। आप लिसनिंग के थ्रू ही, अपने जेस्चर्स के थ्रू बहुत चीज़ें कम्युनिकेट कर देते हो, ज़रूरत नहीं पड़ती है वर्बली वापस कुछ बोलने की। सो उन केसेस में जो काउंसलिंग है दैट इज़ नॉन डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव का मतलब कि आप किसी डायरेक्शन में लेके नहीं जाना चाह रहे हो, सामने वाला आया है अपनी बात रखने आया है, आप उसको सुन रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट ब्लेमिंग एनी वन, यू आर नॉट प्रेजिंग एनी वन कि भाई इसने किया होगा, उसकी गलती होगी, आप कुछ उसको डायरेक्शन नहीं दे रहे हो कि हाँ तू इस डायरेक्शन में सोच, नहीं, आप बस उसने जो बोला सुन रहे हो, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हो। अगर डायरेक्शन दे रहे हो देन दैट इज़ डायरेक्टिव काउंसलिंग, वेर यू गिव लेट से कोई एडवाइस या सजेशन टाइप, राइट। अगेन ये तो कोई भी दे सकता है। देन देर इज़ कोऑपरेटिव काउंसलिंग, दिस इज़ काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ बोथ, जो आजकल ज़्यादा एक सिग्निफिकेंस में आया है। बिकॉज क्या होता है, जो फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पे एम्प्लॉई जो है वो पावर पोजीशन पे होता है, क्योंकि वो जो बोलेगा बस सामने वाले को वही सुनना है। डायरेक्टिव में जो सुपरवाइज़र है वो, या काउंसलर है वो वो पावर पोजीशन में है, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहे उस डायरेक्शन में ले जा सकता है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टिव काउंसलिंग। बट एक्चुअल सिनेरियो जो है इट शुड बी मिक्स ऑफ बोथ, ना एम्प्लॉई के हाथ में बहुत पावर दो, बिकॉज उस टाइम हो सकता है वो इतना इमोशनली ओवरवेलम्ड है कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, सही तरह से नहीं सोच पाएगा। सो वो भी बहुत ज़्यादा पावर में ना हो, इवन काउंसलर भी बहुत पावर में ना हो, बिकॉज देन वो मे बी सही डायरेक्शन में यूज़ ना करे, कोई बायसेस आ जाती हैं, कोई पार्शलिटी आ जाती है कई बार। काउंसलर माइट ऑल्सो ओवरलुक सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, काउंसलर का अपना अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है जो हमेशा सही नहीं होगा। सो दोनों का एक बैलेंस होना ज़रूरी है कि कौन पावर पोजीशन पे है, वो बैलेंस पोजीशन में होना कोऑपरेटिव काउंसलिंग होता है, राइट। मैंने तीनों को आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। थोड़ी बहुत जो चीज़ें लिखी हैं ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। देखो नॉन डायरेक्टिव में मैंने बोला लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। जो काउंसली है, जो काउंसलिंग लेने आया है, वो बस एक्सप्लेन करेगा कि क्या क्या चल रहा है उसके दिमाग में। यूज्ड बाय प्रोफेशनल काउंसलर्स, है ना, ये टेक्निक बेसिकली सुनने की और फिर उसी के थ्रू काउंसलिंग करने की। मेन जो जॉब रहेगी काउंसलिंग जो दे रहा है उसका बस ये है कि सिंपली टू लिसन टू द पर्सन,
अवॉइड ब्लेम और प्रेज, है ना, शुड नॉट सजेस्ट और रीअश्योर, मतलब अगेन किसी डायरेक्ट कोई भी चीज़ जो उस सामने वाले को कोई डायरेक्शन दे देगी वो नहीं देनी है आपको, राइट। सो दैट्स इट, ठीक है। देन वी हैव डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव में मैंने आपको बताया कि यहाँ आपको हर तरह से जिस तरह से डायरेक्शन दे सकते हो वो देना है, एडवाइस देना है, रीअश्योरेंस, कम्युनिकेशन, रिलीज ऑफ टेंशन, सब कुछ आपने देना है उसको। देन वी हैव कि इससे होगा क्या, बेसिकली वो कुछ भी डायरेक्शन दोगे तो उस हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है कि व्हाट इट शुड डू। मोटिवेट करो कि उसको, है ना, कि ओके तू इस डायरेक्शन में जा, डोंट वरी, दिस इज़ राइट, राइट। सो यू गिव देम सम पाथ टू, यू शो द पाथ बेसिकली। तो दोनों में फ़र्क, डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव में, अगेन यहाँ पे काउंसलर के हाथ में, मैंने बोला था ना पावर पोजीशन है डायरेक्टिव में, तो वो काउंसलर कंट्रोल द डायरेक्शन। नॉन डायरेक्टिव में एम्प्लॉई कंट्रोल करता है, सामने वाला सुन ही रहा होता है बस। डायरेक्टिव में रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसलर की है टू हेल्प, नॉन डायरेक्टिव में सॉल्यूशन जो है वो काउंसली को खुद देना होगा, है ना, बिकॉज वो बस वहाँ पे गया अपनी प्रॉब्लम सुनाने, एक्ट भी उसके क्या करना है वो खुद देखेगा, ठीक है। स्टेटस ऑफ द पार्टीज़, अगेन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो काउंसलर है वो सुपीरियर है और वहाँ पे काउंसली जो है वो सुपीरियर है। एम्फेसिस में आप क्या देखोगे, जब आपको डायरेक्शन देनी है तो आप प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, है ना, वो सब पे ध्यान दोगे, और वहाँ पे सिर्फ लिसन करना है तो आप लिसन में आप डिटेल्स पे ध्यान दोगे, आप डीपर फीलिंग्स पे ध्यान दोगे, है ना। तो ये सब आपका एम्फेसिस में आ जाएगा। देन रोल ऑफ द काउंसलर इज़ इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे काउंसलर का रोल है एडवाइस देना, है ना, वहाँ पे सिर्फ क्या है, लिसन करना, है ना। बेसिकली यू हैव टू मेक द मूव टू जस्ट एक्सेप्ट, जो भी वो बोल रहा है उसको लिसन करो एंड जस्ट एब्जॉर्ब इट, राइट, एब्जॉर्ब इट, एक्सेप्ट इट, कुछ भी बोल लो, ठीक है। देन आ जाओ जो मेन मैंने आपको बताया था कि what it should be technically, cooperative counseling, this is basically a mix of both। दोनों के मैंने आपको बताए थे क्यों ज़रूरी है, वो सब ठीक है। इट इज़ कॉल्ड cooperative because it uses cooperative efforts of both काउंसलर और काउंसली, दोनों के एफर्ट्स लगेंगे। इट इज़ अ म्यूचुअल डिस्कशन, अगेन दोनों कुछ ना कुछ बात करेंगे ऑफ द प्रॉब्लम, cooperative effort to set up the conditions that will remedy it। अगेन यहाँ पे देखो बहुत गुड यूज़ ऑफ वर्ड्स है, क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं बोला कि काउंसली विल प्रोवाइड द रेमेडी, यहाँ पे ये भी नहीं बोला कि काउंसलर विल प्रोवाइड द रेमेडी। काउंसलर काउंसली दोनों ही रेमेडी नहीं करेंगे, दे आर जस्ट डूइंग अ डिस्कशन, जिस डिस्कशन से निकल के अपने आप एक कंडीशन आ जाएगी जो उसका रेमेडी निकलवा देगी बेसिकली, राइट। कोई एक बंदा नहीं निकल पा रहा, कोई एक पावर पोजीशन पे नहीं है बेसिकली, राइट। सो इट स्टार्ट्स विद व्हाट, द लिसनिंग, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि नॉन डायरेक्टिव में होता है, वो उससे स्टार्ट होगा। डायरेक्ट देन इट विल धीरे धीरे मूव टू डायरेक्टिव ऑल्सो, मतलब आप जो डायरेक्टिव में चीज़ें करते हो, रीअश्योरेंस, देन कम्युनिकेशन, है ना, रिलीज ऑफ टेंशन, क्लैरिफाइड थिंकिंग, ये सब आप करोगे, ठीक है, ठीक है। अगर स्टेप्स की बात करूँ, अगेन बहुत बेसिक से प्रेपरेशन में, जिसमें एक फाउंडेशन बनानी है कि ओके मेरे को इंटरव्यू, या इंटरव्यू नहीं सॉरी डिस्कशन के लिए जाना है, तो दोनों अपना माइंड सेट प्रिपेयर कर लेंगे अपने अपने उसका, है ना, जो एम्प्लॉई है वो जाएगा विद द इंटेंशन। एम्प्लॉई के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो विद एन इंटेंशन जाए कि मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, है ना। अगर वो ज़िद्दी पे अड़ा हुआ है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकती सॉल्व, वो ज़िद पे ही है, उसने ठान ही लिया कि अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है, फिर अब उसकी कितनी भी काउंसलिंग कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। सो द एम्प्लॉय हैज़ टू कम विद एन इंटेंशन, गुड इंटेंशन ऑफ मेकिंग इट, रिजॉल्विंग इट, एंड सामने वाला हैज़ टू कम विद अ लॉट ऑफ वार्मथ, एम्पैथी, है ना। एक ऐसा एक बोलते हैं ना कि यू गिव दैट सामने वाला पर्सन द स्पेस, सेफ स्पेस एक प्रोवाइड करवानी बेसिकली, राइट। देन वी हैव इंटरमीडिएट स्टेज, इसमें कुछ भी नहीं होता बेसिकली, एक बोलते हैं एक रैपो बन जाती है, जो शुरू में मैंने बोला कि अगर सामने वाला इंटेंशन से आया और वो वाला वार्मथ दे रहा है तो एक रैपो बन जाएगी। वो रैपो बनने के बाद अब काउंसलर सीक्स द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कुछ देगा, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, इंटरनलाइज करेगा, थोड़ा बहुत सोचेगा, है ना, कि क्या है वो। तो ये बातचीत होना इज़ इंटरमीडिएट स्टेज।
देन वी हैव द एक्शन प्लानिंग स्टेज, यहाँ पे आप एक्चुअल में सोचते हो कि ओके क्या क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। दोनों का ही यही सोचने वाला काम है ना, सामने वाला सेल्फ मॉनिटर भी करेगा एंड वो दूसरे जो आगे वाला काउंसलिंग दे रहा है वो भी ऐसी इंश्योर करेगा कि देर इज़ clarified thinking in the mind of the employee. देन वी हैव रोल ऑफ काउंसलर्स, बता चुका हूँ मैं, टू वे प्रोसेस होता है ना, एक जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए, है ना, एक्चुअल में मदद करने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस नाम नाम से सुन ले, एम्पैथी होनी चाहिए, अंडरस्टैंड हिमसेल्फ बेटर, है ना, अच्छी खासी नॉलेज हो, देन इंसाइट्स होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना, यू शुड रीड द रूम, बोलते हैं ना कि वन शुड नो हाउ टू रीड द रूम, उस हिसाब से वो बातचीत करे। इंक्रीज द पर्सनल एंड इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन वगैरह, नेटवर्किंग तो क्या यहाँ पे, बट नेगोशिएशन बोल लो या कम्युनिकेशन बोल लो, ये इंटरपर्सनल कि लोगों से कैसे डील करते हैं, बिहेवियर से कैसे डील करते हैं, साइकी से कैसे डील करते हैं, ये सब आना चाहिए। एंड प्रिपेयर द ऑल्टरनेट एक्शन प्लान, बिकॉज एट द एंड आप उसको अगर सजेस्ट कर रहे हो, या कोऑपरेटिव वाले में जैसे आप उसके अंदर क्लैरिफाइड थिंकिंग डाल रहे हो, इंश्योर कर रहे हो, वो सब तभी होगा जब आप एक्चुअल चीज़ को एनालाइज करोगे, बिना एनालिसिस के नहीं होगा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग, तो बेसिकली इफेक्टिव करनी है अगर काउंसलिंग को, अगेन एम्प्लॉई शुड कम विद अ डिज़ायर, जो मैंने बोला इंटेंशन से आना चाहिए, गुड इंटेंशन से, टू वे कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए, जो मैंने बताया कि काउंसलर का एक्चुअल में जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए, दिखावे वाला नहीं होना चाहिए, एंड इन्फ्लुएंस तो होना ही चाहिए, जो काउंसलर है ना, रिकॉग्नाइज करे फीलिंग्स को, अच्छे से समझे, वार्मथ दे, बेसिक चीज़ें, राइट। सो इसके साथ काउंसलिंग वाला आपका टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं वो होगा आई थिंक ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, या ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन हम इसके बाद शुरू करेंगे। सो आई होप समझ में आया होगा।